મોટા ભાઈ કેમ છો? મજામાં મોટા ભાઈ? इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं मोटा भाई, बल्कि चार तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं मोटा भाई, वन हु नो एंड नो दे नो। वन हु नो एंड नो दे नो। ये वो लोग होते हैं मोटा भाई जिन्हें भगवान अपने खूबसूरत हाथों से बनाता है, किसी से बनवाता नहीं है, खुद बनाता है। ये इतने कॉन्फिडेंट लोग होते हैं कि इन्हें पता होता है कि ये है क्या चीज, और ये ऊपर वाले को कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। उस परम पिता परमेश्वर को हमेशा ही खुश देते हैं कि उसको एक ऐसा फीलिंग देते हैं कि मतलब उन्होंने भगवान ने उनको बना के बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, लैरी एलिसन, एलॉन मस्क इस रेंज में नहीं आता। इन्होंने अपनी मेहनत से और बगैर कोई उल्टा सीधा काम किए यहां तक वो पहुंच गए। दूसरे होते हैं वन हु नो बट डू नॉट नो दे नो। भगवान ने उन्हें स्किल दी है, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, फाइनेंस में हो, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको स्किल दी है। वो सो रहे हैं। और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं। यहां तक कि मोटा भाई मैं गलत कह रहा हूं, ऐसे मिलियंस ऑफ लोग हैं, मिलियंस। अब भगवान बड़े बिजी आदमी हैं, उनको और भी काम है। वो कहते हैं देख भाई, मेरा काम था तेरे को स्किल देना, वो मैंने दी, तो मैंने अपनी ड्यूटी करी। अब अगर तेरे को इस चीज की नॉलेज नहीं है कि तेरे को मैंने स्किल दिया है, तो आई एम सॉरी, मेरे को तंग मत कर। अगर तो तेरे को पूरी लाइफ टाइम में कभी समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, लेकिन तंग मत कर प्लीज। तीसरे तरीके के आदमी होते हैं वन हु डू नॉट नो एंड नो दे डू नॉट नो। मतलब जिन्हें नहीं पता और ये पता है कि उनको नहीं पता। और उसमें से एक मैं हूं। मेरे को आज तक ड्राइविंग नहीं आती, और मुझे पता है मुझे ड्राइविंग नहीं आती। मैंने ड्राइविंग सीखने के लिए कभी भी कोई मेहनत नहीं करी, और ना ही करूंगा। गाड़ी है ऊपर वाले की दुआ से, एक और भी आएगी, और भी आएंगी, लेकिन मैं कभी गाड़ी नहीं सीखूंगा। मैं इस पे पूरी तरीके से डिटरमाइंड हूं कि मैं कभी भी गाड़ी नहीं सीखूंगा, और मुझे इसमें कोई आदमी मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर मैंने कोई चीज डिसाइड कर ली कि मैंने वो करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। फिर मुझे आप मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं कर सकते। जैसे कि जब मैंने यूट्यूब चैनल लॉन्च करना था, तो कई आइंस्टाइन, एडिसन और न्यूटन ने मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश करी कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे क्या क्या हो गया ये आपको भी पता है। लेकिन मैंने उनमें से किसी की परवाह नहीं करी, और एटीट्यूड आज तक यही है और यही रहेगा। चौथे होते हैं वन हु डू नॉट नो बट दे डू नॉट नो दे डू नॉट नो। कि उनको पता नहीं है और उनको यह भी नहीं पता कि उनको पता नहीं है। जैसे कि इंडिया में इतने फ्रॉड्स हुए, यस बैंक, पीएमसी बैंक, अभी एबीजी शिपयार्ड, नीरव मोदी, चोकसी, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दीवान हाउसिंग, और दुनिया भर के फ्रॉड हुए। लेकिन उन्हें आज तक इन जैसे लोगों को एहसास नहीं हुआ कि भारत में फ्रॉड नहीं होते। भारत का पूरा सिस्टम ही अपने में ही एक फ्रॉड है।
जो इस तरीके से डिजाइंड है कि वो ऊपर के 5 या 6% लोगों को ही प्रेफर कर रहा है और नीचे गए तेल लेने, उनको आज तक के बात समझ में नहीं आई। अभी जैसे एबीजी शिपयार्ड का फ्रॉड हुआ, तो एबीजी शिपयार्ड के फ्रॉड में उनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। पांचवें तरीके के लोग जो कि मैंने डिफाइन किया अपनी लाइफ टाइम में, और ये सिर्फ आपको इंडिया में मिलेंगे भाई साहब। वन हु डू नॉट नो एंड डू नॉट वांट टू नो, दे डू नॉट नो। हमें पता नहीं है, लेकिन हमें बताना मत हमें पता नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुमने हमें बता दिया कि हमें पता नहीं। हमारे इंडिया के कॉरपोरेट में बैठे हुए बॉसेस, बिग फोर में बैठे हुए ऑडिटर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे कई कैटेगरी वो इसमें आ जाते हैं कि हमें पता नहीं है लेकिन हमें बताना मत। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मोटा भाई। बहुत साल पहले मैं एक बंदे से मिला, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। उसने बोला हम ऐसे ऐसे करके जापानीज येन में एक लोन रेज कर रहे हैं, तो वो हमें 0.25% पे मिल रहा है। मैंने, आपको पता ही है मैं कैसे हूं, मैं तो खुद ट्रेजरी का बनता हूं और अपनी ट्रेजरी खुद चलाता हूं। मैंने सीधे A4 पेपर लिया प्रिंटर का, मैंने उसको बोला सर पीछे प्रिंटर है, A4 पेपर दो, मैं आपको कैलकुलेट करता हूं। मैंने 0.25% को 5.5% पे कंप्यूट कर दिया। हैजिंग कॉस्ट, विदहोल्ड टैक्स का इंपैक्ट सब निकाल के वो 5.5% आ गया। और मैंने वो पेपर इस तरीके से उसको पकड़ा दिया कि सर आप बोल रहे थे 0.25%, एक्चुअली में तो निकला ये 5.5%। मोटा भाई आप ट्रस्ट नहीं करोगे, वो 10 मिनट तक मेरी तरफ देखता रहा कि उसके ऑफिस में आकर उसके एम्प्लॉय के सामने उसकी कोई मार कर चला गया और उसको पता भी नहीं चला। ये इंडिया में बड़े लोगों का हाल है, नॉलेज। तो फिफ्थ कैटेगरी, वन हु डू नॉट नो एंड डू नॉट वांटेड टू नो, दे डू नॉट नो। हमें आता नहीं है लेकिन हमें बताओ मत कि हमें आता नहीं है, बस हमें अपनी दुनिया में जीने दो भाई साहब। अभी अभी आपको पता ही है कि मैं हर चीज का डेटा कैलकुलेट करता हूं, मैं बगैर डेटा के कभी बात नहीं करता। ये देखो, मैं तो मोटा भाई इतना एनवायरमेंट फ्रेंडली आदमी हूं, इतना एनवायरमेंट फ्रेंडली आदमी हूं कि जो प्रिंट्स निकालता हूं ना पढ़ने के लिए अपने लिए, जब वो प्रिंट पढ़ लेता हूं उसी पेजेस को दोबारा से यूज कर लेता हूं। ये देखो, प्रिंट के पेजेस को ही दोबारा यूज कर लेता हूं। इसलिए नहीं कि पैसे बचेंगे, इसलिए कि एनवायरमेंट में कुछ पेज कम प्रिंट होंगे। इस पेज को प्रिंट कर लिया, अब इस पेज को यूज कर लिया, अब इस पेज पे इस पेज को यूज करके इसी को ही हाउस होल्ड के छोटे मोटे काम में लगा दूंगा ताकि कम से कम एनवायरमेंट को नुकसान हो हमारी वजह से। तो मैं तो ऐसा आदमी हूं। जबकि ट्रेजरी कंसल्टिंग आज कहां खड़ी है ये आपको भी पता है। आगे बढ़ते हैं। एबीजी शिपयार्ड का फोरेंसिक ऑडिट हुआ 2012 से लेके 2017 तक के पीरियड का, और ये डेटा गूगल पे आपको मिल जाएगा। इस फोरेंसिक ऑडिट को किया किसने? EY, आइंस्टन एंड यंग। आप सिर्फ एक बार गूगल खोल के देख लो और आपको पता चल जाएगा कि आइंस्टन एंड यंग की अचीवमेंट क्या क्या है, और आपको खुद शर्म आ जाएगी आइंस्टन एंड यंग की अचीवमेंट पढ़ते पढ़ते। और ये अचीवमेंट
आउट ऑफ इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी है। तो मैं आइंस्टाइन एंड यंग की अचीवमेंट पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। ये सारी अचीवमेंट आपको गूगल पे मिल जाएंगी। लेकिन भारत की मीडिया की इतनी औकात नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि वो आइंस्टाइन एंड यंग के पार्टनर को बुला ले अपने ऑफिस में और ये बोल दे कि तूने जो जो अचीवमेंट करी है अभी तक उसके क्या कारण हैं। क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन उन्होंने आइंस्टाइन एंड यंग के पार्टनर को बुला लिया उस दिन उस मीडिया हाउस की अचीवमेंट भी खुल जाएंगी। तो इंग्लिश में कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। यानी कि तू मेरे जूते पॉलिश कर और मैं तेरे जूते पॉलिश करता हूं, हम दोनों एक दूसरे के जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो ठीक है। आइंस्टाइन एंड यंग ने फोरेंसिक ऑडिट किया 2012 से 2017 तक, और इसमें बेसिकली 3 चीजें सामने आई: डाइवर्जन ऑफ फंड्स, मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा मोटा भाई, ये देखो अपनी तरफ से तो मैं कुछ नहीं बोलता हूं, सब कुछ लिख के रखता हूं। वीडियो बनाने से पहले मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूं, गूगल पे जाता हूं, लिंक्स चेक करता हूं, उन लिंक्स को स्टडी करता हूं, कभी कभी उन लिंक्स के प्रिंट आउट लेता हूं और उस लिंक्स को स्टडी करके नोट्स बनाता हूं, फिर उन नोट्स को आपके सामने रखता हूं। हवा में मैं कोई बात नहीं करता कभी भी। ईवाई फोरेंसिक ऑडिट 2012 से 2017 तक 3 चीजों पे सामने आई: डाइवर्जन ऑफ फंड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसे रख दे मोटा भाई। जब नीरव मोदी और चोकसी का स्कैंडल हुआ तब मैंने एक स्टेटमेंट कही थी, और वो स्टेटमेंट थी कि नीरव मोदी और चोकसी का स्कैंडल 40 मिनट में रिजॉल्व हो सकता था। सही सुना, 40 मिनट। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया, कॉमन सेंस की बात है, कैसे आएगा। एक दिन मैं ट्रेनिंग देने गया नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर में, जहाँ पे इनकम टैक्स के बड़े बड़े ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। वहाँ पे मुझे किसी ने अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे करके नीरव मोदी का स्कैंडल हुआ है, तो ऐसे ऐसे करके एक कमेटी बन रही है, तो समथिंग लाइक दैट। मैंने उससे पूछा, सर कि क्या आपकी कमेटी में किसी ने ये बात उठाई कि स्विफ्ट ऑडिट होना चाहिए? स्विफ्ट ऑडिट। वो मेरी तरफ ऐसे देखने लग गया। और मैं उस आदमी की डेजिग्नेशन नहीं बता सकता। मैंने कहा, सर स्विफ्ट ऑडिट का मतलब होता है, अगर आप कोई भी कंपनी है, एप्पल, असेंचर, सेपिएंट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, कोई भी, अमेजॉन, आपका इनफ्लो आता है और आउटफ्लो जाता है, ये तो हर कंपनी में होता है। जब हमारा इनफ्लो आता है और आउटफ्लो जाता है तो वो एक स्विफ्ट आर्किटेक्चर के थ्रू रूट होता है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। स्विफ्ट आर्किटेक्चर में 2 बैंक्स होते हैं, आइदर लाइसेंस्ड बैंक और फ्रेंचाइजी बैंक। लाइसेंस्ड बैंक दुनिया के टॉप बैंक्स होते हैं, जैसे कि गोल्डमैन, जेपी, सिटी, ऊपर के, इंडिया नहीं, ऊपर के। फ्रेंचाइजी बैंक नीचे के होते हैं, जो इनसे फ्रेंचाइज लेते हैं। तो 2 तरीके के बैंक होते हैं। फिर चाहे वो लाइसेंस्ड बैंक हो या वो फ्रेंचाइजी बैंक हो, स्विफ्ट आर्किटेक्चर किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं करता। वो अपने आर्किटेक्चर सेम रखता है। फर्क इतना होता है कि फ्रेंचाइजी बैंक लो लाइसेंस्ड बैंक को एक फी पे करता है, बट ये अलग मॉडल होता है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। तो
अगर नीरव मोदी और चोकसी ने पैसा इस देश के बाहर भेजा तो वो हवा में तो भेजा नहीं होगा कि नारद जी आ जाओ, ये पैसा पकड़ो और इंग्लैंड में दे आना। और नारद जी ने पैसा पकड़ा और वो इंग्लैंड में दे गए। ऐसा तो नहीं हुआ था। वो पैसा स्विफ्ट आर्किटेक्चर के थ्रू रूट हुआ होगा। तो अगर इंडिया की एनफोर्समेंट एजेंसीज स्विफ्ट आर्किटेक्चर को ही पकड़ लेती तो नीरव मोदी और का चोकसी का स्कैंडल तो छोड़ो, इंडिया में सारे स्कैंडल बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना ही ऐसा होगा। और क्या आपने कभी गूगल पे स्विफ्ट ऑडिट के बारे में पढ़ा है? सिर्फ एक ही आदमी उस पर बात करता है और कोई बात नहीं करता। तो श्रीमान आइंस्टाइन एंड यंग, आपने जो 2012 और 2017 में जो फोरेंसिक ऑडिट किया, अब वो फ्री में तो किया नहीं होगा, उसमें क्या आपने स्विफ्ट ऑडिट किया? नियर अबाउट 23,000 करोड़ का जो 23,000 करोड़ का जो स्कैम हुआ, जिसमें नियर अबाउट 28 बैंक्स को बाईपास कर दिया गया। पहले तो वो बैंक्स क्या कर रहे थे उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। क्या आपने स्विफ्ट ऑडिट किया? अगर आपने स्विफ्ट ऑडिट किया होता तो आपको यह पता चल जाता कि पैसा रूट कहां हुआ है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है स्विफ्ट को भी मिला के जो स्विफ्ट ऑडिट को बाईपास कर दे, प्रोवाइडेड उसे स्विफ्ट ऑडिट आते हो, उसे स्विफ्ट ऑडिट आते हो। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या आपने स्विफ्ट ऑडिट किया? गांधी जी के 3 बंदर, क्या मोटा भाई आपको पता है कि स्विफ्ट ऑडिट क्या होता है? आपको एक खबर मिली, एबीजी शिपयार्ड में फ्रॉड हुआ, आपने लिंक कॉपी किया और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेजी जा रहे हो। लेकिन क्या सोचा स्विफ्ट ऑडिट हुआ? अगर स्विफ्ट ऑडिट होता तो 23,000 करोड़ का स्कैम हुआ ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में पता चल जाता। यहां तक पता चल जाता कि वो पैसा एक्चुअली अभी है कहां, वो है कहां, ये तक पता चल जाता। लेकिन क्या हमने किया? नहीं। EY। तो मोटा भाई हमारा हाल ना बिल्कुल क्लियर है। हमारा हाल वो है कि हम एक न्यूज पढ़ते हैं, उस न्यूज का लिंक कॉपी करते हैं और व्हाट्सएप पे चिपका देते हैं। हमारा काम हो गया, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। मैंने एबीजी शिपयार्ड के पूरे केस को स्टडी किया है और ये 3 पेज मैंने इस पे भरे हैं। मैं इन तीनों पेजेस पे आऊंगा धीरे धीरे। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आइंस्टाइन एंड यंग में अगर दम है, या आइंस्टाइन एंड यंग के किसी पार्टनर में दम है और अपनी अचीवमेंट जो कि गूगल पे है उनमें शर्म नहीं है, तो मेरा नंबर नोट कर ले, 9899242978। राइट? मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके बार बार मुझे सर्च मत किया करो।
समझ में आया? और अपने एम्प्लॉयज को बोलो कि मेरे को फॉलो मत किया करे लिंक्डइन पे। समझ में आया? नॉलेज लेके आओ। इस देश में स्विफ्ट ऑडिट पे कोई भी बात नहीं करेगा, लेकिन मैं करूंगा। समझ में आया? ये 23,000 करोड़ का स्कैंडल मात्र एक हफ्ते में सॉल्व हो सकता था। मात्र एक हफ्ते में। सिर्फ हमें स्विफ्ट ऑडिट करना होता। और मैं फिर रिपीट करता हूं, स्विफ्ट ऑडिट के थ्रू हमें यहां तक पता चल जाता कि इसमें इन 28 बैंकों का भी तो कोई रोल नहीं है। जैसे कि नीरव मोदी और चोकसी के स्कैंडल में हमें पता चला कि बैंक का बंदा खुद ही मिला हुआ था, जबकि स्विफ्ट ऑडिट नहीं हुआ था। और अगर स्विफ्ट ऑडिट होता तो पता नहीं क्या क्या सामने आ जाता। समझ गए मोटा भाई? किसी भी न्यूज को कॉपी करने से पहले थोड़ा किया करो। समझ गए मोटा भाई? केम छो भाभी जी कैसी है मोटा भाई? ठीक है ना? भाभी जी का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। ठीक है मोटा भाई? मैं आपको कल फोन करूंगा फिर। क्या बोले?